हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और आपको पता है हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप ध्यान रखना है कि जो राजनीति विज्ञान है ये बीए सेकंड ईयर के लिए है और इसमें आप ध्यान रखेंगे जो बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर जो है एग्जाम जो सेकंड पेपर होगा वो हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसमें आप ध्यान रखेंगे ये बाकी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर मिलते हैं इनके, तो आप ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ आप इसके अपने खुद के नोट्स भी बनाएंगे। और ये भी चीज़ ध्यान रखें कि ये आज 4 पार्ट है, 6 लेसन का 4 पार्ट है। तो आपको क्या करना है, अगर एक जॉन लॉक आज का अपना टॉपिक यही है जॉन लॉक, तो जॉन लॉक को और अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाले पार्ट बने हुए हैं, ये सेकंड ईयर से रिलेटेड है, तो वो आप ज़रूर देखें ताकि आज वाला वीडियो है वो और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की जॉन लॉक के कौन से विचार देख रहे हैं यहाँ पे, प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार एक व्यक्तिगत संपत्ति। जॉन लॉक ने किसे प्राकृतिक अधिकार माना है, प्राकृतिक कानून माना है और जिस संपत्ति का अधिकार क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति, ये समझना है। क्योंकि इन्हीं की बदौलत अगर आपको ध्यान होगा मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को ये 3 अधिकार प्राप्त थे और इन 3 अधिकारों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के निर्धारण के लिए व्यक्तियों ने क्या किया, सामाजिक समझौता किया था। तो आज हम डिटेल में ये समझ रहे हैं कि प्राकृतिक कानून क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है और व्यक्तिगत संपत्ति क्या है। तो जनरली आपको पता होगा प्राकृतिक कानून का मतलब होता है कि व्यक्ति जिस अवस्था में रह रहा है उस अवस्था यानी प्रारंभिक, राज्य से पहले की जो अवस्था होती है उसे प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। तो अब ये प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत कानून के बारे में बताया गया है, तो वो आप यहाँ पे धैर्य से सुनेंगे और ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में संभवतः लॉक ने समझौता सिद्धांत की विवेचना की है, इसी को आधार मानते हुए की है। तो लॉक के अनुसार समझौता सिद्धांत में जिस प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया गया है ना, उसकी विशेषता यह है कि उनमें प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार विद्यमान थे। यानी इस अवस्था में प्राकृतिक नियम क्या कह रहे हैं, उस अवस्था में भी प्राकृतिक नियम थे और प्राकृतिक नियम के साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक अधिकार भी थे। क्या थे, हम बात करें अधिकारों की बात करें तो जो प्राकृतिक अवस्था थी उस अवस्था में भी लॉक ने अपने राज्य के अंतर्गत ये बात बताई है कि उस अवस्था में भी लोगों को प्राकृतिक कानून यानी कुछ प्राकृतिक नियम थे और कुछ अधिकार थे। इन अधिकार और कानूनों के जो कह सकते हैं नियमों को एड पर ही कानून बनते हैं। वापस समझिए यहाँ पे जो बात आ रही है कि यहाँ पे ये बताया गया कि प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार विद्यमान थे उस समय भी। इस समय की बात करें जब लॉक ने कहा कि सामाजिक समझौता बनेगा, वैश्विक राज्य बनेगा, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें कि जब प्राकृतिक अधिकार था या प्राकृतिक अवस्था थी उसके बाद राज्य में अधिकार बने, ये कह सकते हैं राज्य बने। तो सिंपल सी थ्योरी आप ये समझना है, ये जो बात जब भी आए ना ऐसा, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है व्यक्ति के उस समय कुछ नियम होते हैं, कुछ अधिकार, कुछ छूट होती है जिसके तहत वो अपना जीवन यापन करता है, ठीक है ना। तो अब उन्हीं को हम यहाँ पे कहते हैं प्राकृतिक कानून और अच्छे से समझते हैं इनको। तो आप ध्यान रखना है कि ये जो प्राकृतिक नियम थे ना, ये नियम कोई बनाने वाली व्यवस्था नहीं थी, ये नियम बनाने वाली व्यवस्था नहीं थी और प्राकृतिक कानून भी बनाने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अब ये जो जिस तरह की व्यवस्थाएं थी खुले रूप में थी, स्वतंत्र रूप में थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम है जिसमें एक बात सामने आती है, तुम दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जैसे व्यवहार की तुम उम्मीद करते हो, अपेक्षा करते हो। यानी प्राकृतिक अवस्था में जॉन लॉक ये कहता है कि एक ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ था या एक ऐसा वातावरण था कि लोग ये चाहते थे कि वो व्यक्ति मेरे साथ बढ़िया व्यवहार करे, मेरे प्रति सम्मान और अच्छे से व्यवहार करे या बात करे। तो इसका मतलब है कि हमें भी उस व्यक्ति के प्रति उसे सम्मान देना है, अच्छे से बात करना है। तो ये जो सिस्टम था, ये जो कह सकते हैं ना कि हम जिससे जैसा बर्ताव चाहते हैं तो हमें भी ऐसा ही बिहेवियर करना होगा, तो यही हम यहाँ पे कहते हैं प्राकृतिक नियम था। और इसी प्राकृतिक नियम के वजह से लोगों के कुछ अधिकार, कुछ परिस्थितियाँ भी उन्हें उपलब्ध हुई थी। तो प्राकृतिक कानून से भी अधिक प्रमुख
रूप में लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों पर भी बल दिया है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आती है, प्राकृतिक कानून के अंदर प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम क्या है? तो अभी जैसे बताया, जैसा हम दूसरों से व्यवहार की उम्मीद करते हैं, वैसा व्यवहार एवं आचरण हमें भी करना है। तो यहाँ पे जैसे आती है ना, वो आपने अभी जो देखी है टिट फॉर टैट, ये जो बात आती है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, वो वाली बात यहाँ पे आती है जॉन लॉक के प्राकृतिक कानून के अंदर। यही नियम है, जैसी उम्मीद चाहते हो, जैसा आप चाहते हो कि लोग मेरे साथ वैसा व्यवहार करें, तो आपको भी सबसे पहले ये कंडीशन तय करनी है कि आप कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि यही होता है जैसा बोगे वैसा काटोगे, होता है ना। जैसा बोया यानी करेले की तरह, अगर नीम कह सकते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा कर रहे हो, तो अब यहाँ पे ये है कि बाद में फल तो जरूर मिटा देता है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लें कि अगर हम खराब संगति में हैं, कुछ खराब व्यवहार अपने पास है, या ऐसा काम करें जिससे परिणाम भी गलत होगा, तो फिर हम परिणाम गलत है तो हम उम्मीद कैसे सही कर सकते कि अच्छा होगा। तो यही अपने ऊपर डिपेंड होता है। यही बात बार बार मैं बता रहा हूँ, प्राकृतिक कानून या प्राकृतिक नियम क्या है, और यही कानून जो जॉन लॉक ने बताए थे। फिर ये कहता है कि जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक कानून से भी ज़्यादा बल है वो जॉन लॉक ने दिया है प्राकृतिक अधिकारों पर। तो इसको देखते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अधिकारहीन अवस्था नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ अधिकार नहीं थे उस समय, ये कहना कि अधिकार थे, कहने का मतलब कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार थे, कुछ व्यक्तिगत अधिकार थे, और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता था। यानी जैसे हम अब देखते हैं ना कि लाइन में खड़े हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा नंबर आए तो आगे वाले का भी नंबर आएगा। पीछे वाला ये है कि लाइन में खड़े, तो अगर पीछे वाला चाहेगा कि मैं इसके आगे आऊँ, और आगे वाला चाहेगा मैं उसके आगे जाऊँ, तो आगे वाला क्या चाहेगा? तो ये अव्यवस्था होती है ना। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि सभी के लिए समान व्यवस्थाएं थी, तो वो अधिकार बन जाता है कि अगर मैं दूसरों को छूट दूंगा, मैं दूसरों को उसके अकॉर्डिंग उसे कार्य करने की स्वतंत्रता दूंगा, या छूट दूंगा, या कह सकते पहल दूंगा, तो वो नंबर मेरा भी आएगा। अगर मैं लाइन में आगे हूँ तो मेरा नंबर पहले आना चाहिए। लेकिन अगर मेरे से आगे और कोई खड़ा है और मैं चाहता हूँ मैं इसके आगे घुस जाऊँ, तो ये अधिकारों का हनन है। तो यही बात यहाँ पे आती है, प्राकृतिक अधिकार उस समय विद्यमान थे, और ये अधिकार क्या थे? जो व्यक्ति चाहते थे कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए, वो उन्हें भी मिलता था। तो अगर उस अधिकारों को हम सुरक्षा देंगे, तो वही हमें अपने अधिकार की सुरक्षा देते हैं। तो आज की जो ये बात आती है ना कि अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, तो वही बात यहाँ पे विदित होती है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी तो वह दूसरों को अधिकार के रूप में मिलते हैं। ये बात यहाँ पे आती है कि प्राकृतिक अधिकार क्या थे। उस व्यवस्था में भी लोगों को कुछ मर्यादित नियम के अकॉर्डिंग अधिकार मिले थे। नेक्स्ट बात आती है व्यक्तिगत संपत्ति। ठीक है ना, पर्सनल एसेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 अधिकार थे। अब 3 अधिकार कौन कौन से जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे ही है, ठीक है ना। इन प्राकृतिक अधिकार, अब एक चीज ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ कंडीशन थी। अब कंडीशन में ये बात की गई है कि प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से। अब ये पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकार थे कौन कौन से। ये तो कंडीशन तय थी कि इससे ऐसा होना है। अब प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से थे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जीवन का अधिकार, ये ध्यान रखेंगे इस समय, उस समय जब बताया था मैंने कहा था जीवन का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरे अधिकार की यहाँ पे बात आती है संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये व्यक्ति को अधिकार मिले हुए थे। जीवन का अधिकार यानी ऐसा है कि हम अगर जीना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि दूसरों को भी जीवन देना है।
क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो लोग भी हमारे साथ लड़ाई झगड़े करेंगे, तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो पहली कंडीशन, पहला अधिकार क्या था? लोगों को जीवन का अधिकार था। दूसरा स्वतंत्रता थी। जैसे मेरे बात कर लीजिए कि एक राज्य है, उसमें उन लोगों को वो छूट दी गई थी कि वो जो चाहते वो करें। तो इस तरह से ये जो छूट मिलती है अपने मन पसंद मन मुताबिक काम करने की, वही कहलाती है उस समय की स्वतंत्रता। ठीक है ना, स्वतंत्रता। तो अब यही स्वतंत्रता जो प्राकृतिक अवस्था में मौजूद थी, और ये इसके अंतर्गत आती है प्राकृतिक अधिकार। पूछा जाए कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार किसे माना है, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति, लोगों के पास उनकी संपत्ति थी, और जीवन यापन के बाद वो जो चीज़ खरीदते थे, जो चीज़ पर उसका आधिपत्य हो जाता था, वो उनकी संपत्ति थी। तो इसलिए कोई व्यक्ति उसके संपत्ति को छीन नहीं सकता था। अगर मैं किसी के पैसे छीनूंगा तो हो सकता है कि मैंने जिसका पैसा लिया है मुझे भी कोई छीन ले। तो इसलिए ये छीना झपटी न करके लोगों की संपत्ति को उसके लिए सुरक्षित माना गया था। तो ये तीन जो बात आती है, तीन जो पॉइंट यहाँ पे है कि प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो ये आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए। ठीक है ना। और एक सिंपल सी ये बात ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आसान तो नहीं होती है। पहली बात, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास और परिश्रम करना होता है। भले कहीं पे भी हो, पढ़ रहे हो या कुछ अचीव करना हो, तो इसके लिए थोड़ा आपको अपना श्रम मेहनत करनी होती है। ये समझ लिया आपने। आगे देखते हैं, आगे आप ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपत्ति क्या है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के अंदर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा जीवन पर्यंत तक वह जो कमाता है, और जिसके कारण वह किसी का हकदार है, ये व्यक्तिगत संपत्ति के अंदर आएगा। समझ गए? यानी मान लीजिए कि मैं जीवन यापन रह रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो कमाने के बाद मैं जो जो चीज़ें खरीद रहा हूँ वो मेरी संपत्ति होगी, पर्सनल एसेट होगी। मैंने घर खरीदा, बंगला खरीदा है, जो भी खरीदा, या मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किए, ठीक है ना, मैंने नॉलेज अर्जित किया है, या और भी बहुत कुछ कह सकते हैं जो मैंने मैं अपने जीवन में उसको अर्जित किया है, कमाया है, तो वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक कानून किसे कहा है, प्राकृतिक अधिकार किसे कहा है, और व्यक्तिगत संपत्ति समझ गए हैं अच्छे से मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इतने तो कहते हैं कि नादान नहीं है किसी की समझ में नहीं आ जाए। मैं जैसे समझा रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें तो दिमाग में आ ही सकती हैं। तो बस आपको करना क्या है, इसको नोट्स भी करें, क्योंकि देखा देखी या समझाते तुरंत तो समझ तो आ ही जाता है, लेकिन ये चीज़ें पॉलिटिकली कैसा है कि अगर आप उसके नोट्स बना के नहीं रखोगे ना तो आप जल्दी ही भूल जाओगे। हाँ जल्दी भूल जाओगे। तो इसलिए आपको नोट्स करना अति आवश्यक रूप में कह सकते हैं कि एक नियम है, आपके लिए नियम है कि आप पॉलिटिकल जब भी पढ़ें तो समझे हुए चीज़ों को आप नोट्स भी करें। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे देखते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर से और ध्यान से समझना है, और वो देखेंगे यहाँ पे राज्य एवं धर्म, ये यहाँ पे ध्यान रखना। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग या जॉन लॉक ने राज्य और धर्म के बारे में क्या सोचा है, क्या विचार दिए हैं अपने ग्रंथ के अंदर, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़्यादा कहते हैं ना लॉन्ग, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं करेंगे, सिंपल से आपको ध्यान से समझना है। जॉन लॉक ने कहा है कि राज्य है वो व्यक्ति के विकास के लिए और व्यक्ति के जीवन यापन के लिए आवश्यक है। यानी जॉन लॉक ने राज्य को व्यक्ति के लिए साधन माना। क्या माना है? साधन। और धर्म क्या है? व्यक्तियों का विश्वास। क्या है? विश्वास। तो जॉन लॉक ने धर्म और राज्य दोनों को क्या माना है? अलग अलग। क्या माना है? अलग अलग माना है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है।
प्रशासनिक संस्था मान लेते हैं जो राजकार्य करने की विद्युत आती है। और धर्म क्या है? लोगों की मान्यता एवं विश्वास। धर्म क्या होता है? लोगों की मान्यता एक विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। तो अगर यहाँ पे जॉन लॉक ने ये ध्यान रखा कि अगर राज्य के पास प्रशासनिक शक्ति है, राज्य के पास शासन करने की क्या है? शक्ति है, तो अगर मैं ये कह दूं कि राज्य के अंतर्गत ही धर्म आता है, क्या आता है? राज्य के अंतर्गत ही धर्म आता है। जॉन लॉक भी ये कह रहा है, यहाँ पे जॉन लॉक की बात दे रहा हूँ मैं। तो फिर क्या होगा? राज्य है वो अपने मन मुताबिक लोगों के ऊपर धर्म आरोपित कर सकता है, लोगों को अपने मन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं अपनी स्वेच्छा से धर्म पालन के लिए वह छूट नहीं देगा। जैसे अभी आज की जैसे हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के प्रति राज्य समान व्यवहार और नीति व्यवस्था अपनाता है। तो यही बात यहाँ पे आती है कि जॉन लॉक ने राज्य और धर्म को इसलिए अलग रखा कि धर्म क्या है? विश्वास है, और हम क्या ये कह सकते हैं कि राज्य किसी को या किसी के प्रति जोर जबरदस्ती करके उसका विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है ये तो आप सबको पता होगा। ट्रस्ट कैसे होता है ये आप सबको पता है। तो अगर जोर जबरदस्ती हम किसी को कहें कि फलाना राम तो इसके ऊपर विश्वास कर, जबरदस्ती हम किसी के लिए या कह सकते हैं कि हम उसको कहें तो इसके ऊपर विश्वास कर, तो ऐसा नहीं होता। किसी के कहने पर कोई विश्वास नहीं करता है। विश्वास अनुभूति होती है और ये टाइम के अकॉर्डिंग उसमें पनपती है। तो जब राज्य को अगर ऐसा अधिकार दिया जाता तो व्यक्ति के विश्वासों से खिलवाड़ करता, व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रता को बाधित करता। तो यहाँ पे जॉन लॉक ने कहा व्यक्ति को राज्य, क्योंकि एक सिंपल सी बार बार ये बात आती है, जो जॉन लॉक है ना वो व्यक्तिवादी ज़्यादा है, तो इसलिए राज्य को यहाँ पे लिमिटेशन के रूप में रखा है और राज्य से ये व्यवस्था की है कि आप धर्म के बीच में कानून नहीं अड़ाएंगे। क्योंकि अगर धर्म विश्वासों का एक पुंज होता है, तो अगर राज्य धर्म के ऊपर आ जाए तो लोगों के विश्वास जो मान्यता है वह उन्हें प्राप्त नहीं होगी, और जोर जबरदस्ती से किसी के विश्वास को जीता नहीं जाता है। विश्वास, और यहाँ पे हम बात करें ये जो विश्वास की जो बार बार बात आ रही, तो विश्वास के अकॉर्डिंग धर्म अलग हो गया, क्योंकि विश्वास क्या हो गया? धर्म और राज्य दोनों अलग हैं, क्योंकि राज्य का कार्य प्रशासन चलाना है और धर्म लोगों का विश्वास होता है। अगर राज्य और धर्म मिक्स हो जाए तो राजनीति में ये कह सकते हैं बीमारी उत्पन्न हो जाती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जॉन लॉक ने यही प्रयास किया कि राज्य धर्म दोनों को अलग रखा जाए तो राजनीतिक गतिविधि है वो सही संचालित होगी। थोड़ा सा और समझते हैं ये बात ऐसा क्यों रखा विचार, तो इसको देखें। लॉक के समय इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के समर्थकों के बीच संघर्ष चल रहा था। जॉन लॉक के उस कंडीशन यानी ईसाई धर्म में भी दो मत थे। पहला था प्रोटेस्ट, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट, और दूसरा कैथोलिक। दो तरह के चर्च व्यवस्थाएं थी और इंग्लैंड में क्रांति भी चल रही थी। तो उस समय उसने एक पत्र लिखा था, लेटर ऑन टॉलरेशन, जो मैंने आपको बताया था पहले, लेटर ऑन टॉलरेशन। इसके अंतर्गत इसने कहा, और ये विश्वास ये मान्यता रखी गई और परंपरा को अपनाते हुए रखा गया कि धार्मिक क्षेत्र में राज्य की तटस्थता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया गया। ध्यान रखिए, धर्म तटस्थता, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वापस क्लियरली देख लेते हैं, क्योंकि शब्दों का अगर गलत वर्ड आ जाए, शब्द गलत अगर आ जाए तो ये होता है ना कि समझने से ज़्यादा हम उस चीज़ को फोकस करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन लॉक ने ये प्रयास किया कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखना है। क्यों? क्योंकि धर्म राज्य हो गया और राजनीति ये धर्म अलग हो गया, राजनीति राज्य अलग हो गया। तो धर्म और राजनीति को सर्वथा पृथक रखना है, और पृथक रखने से मेरा मतलब ये है कि इससे क्या होगा? सही सहिष्णुता बनी रहती है, धर्म के प्रति लोगों में विश्वास, राज्य के प्रति कर्म प्रेरणता रहती है। तो तटस्थता, राज्य क्षेत्र में धर्म तटस्थता रखी गई। इससे क्या होगा कि धर्म, अगर राज्य धर्म के प्रति तटस्थ यानी धर्म के प्रति अलग रहेगा, धर्म को इन्वॉल्व नहीं करेगा या धर्म के ऊपर हावी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? धर्म सहिष्णुता बनी रहेगी। धर्म सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि
कि सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार, तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो राज्य अपना कार्य सही से कर सकता है। क्योंकि धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म की वजह से तो भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। तो यहाँ पे हुआ क्या, भारत का विकास पूरी तरह से रुक गया। लोग आपस कहते हैं रुक तो क्या गया, उल्टा वो गर्त में चला गया भारत। क्यों? धर्म की वजह से भारत का विभाजन हुआ था। तो जॉन लॉक का यही बात यहाँ पे सामने आती है और कहता है कि राज्य को धर्म से तटस्थ रहना है, तभी राजनीति वो सहिष्णु हो सकती है, राज्य में सहिष्णुता व्यवहार बना सकते हैं। तो होब्स ने धर्म को राज्य के, हाँ ये बिल्कुल यहाँ पे बात आती है, होब्स ने जरूर धर्म को राज्य का अंग माना है। और इस तरह से होब्स ने इसके बिल्कुल विपरीत कहा है कि धर्म और राज्य दोनों ही अलग हैं। और इस अकॉर्डिंग क्यों रखा गया है तो मैंने बताया था, एक बार वापस आप जान लीजिए। राज्य बल प्रयोग द्वारा विश्वास से परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि विश्वास तो बुद्धि और हृदय की एक आंतरिक वस्तु है। अतः सरकार को धर्म पर नियंत्रण लगाने और उसे निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। धार्मिक बातों में दमन का प्रयोग धर्म के उद्देश्य को ही नष्ट कर सकता है। इस वजह से राष्ट्रीय एकता का नुकसान हो सकता है। धर्म के ऊपर राज्य अधिकार कर ले तो ये लोग हैं जो धर्म के प्रति विरोध भाव उत्पन्न हो सकता है, राष्ट्रीय एकता को हानि हो सकती है। लोग एक अन्य तर्क ये है कि शासक का कार्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, जीवन शरीर और स्वच्छता की रक्षा करना है, वो राज्य का कार्य होता है। सच्चे धर्म को कायम करना ये नहीं, धर्म है वो संपदा व्यक्तिगत संपत्ति होती है। और इस वजह से लोग लिखते हैं कि आत्मा और कॉमनवेल्थ यानी राज्य, आत्मा यानी धर्म की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग अलग है। और लॉ के अनुसार राज्य की नीति धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी धर्म के प्रति सभी को सही व्यवहार से ये नीति अपनाई जानी चाहिए। उसे चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार धर्म को सुन लेने और किसी के धर्माचरण में बाधा न करें, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। और राज्य ने इसलिए कहा क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि धर्म और राज्य के दोनों का क्षेत्र अलग अलग हो। और लॉक ने इसी के तहत अपने विचार दिए हैं। और ये राज्य की जो गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति, उसको भी सही माना है, क्योंकि राज्य ने व्यक्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण कर दिया, उनकी जो आस्था धर्म है उसको हानि पहुँचाई, इस वजह से ये क्रांति भी उन्होंने उचित मानी है। अब नेक्स्ट ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, जो हमने यहाँ पे दो चीज़ें चेक की है कि ये प्राकृतिक अधिकार वगैरह क्या है, और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा है क्या देखा था, वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद देखा धर्म और राजनीति। हाँ, अब हम वापस अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है या आज के वीडियो में कुछ रह गया है समझ ली, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको एक और बढ़िया कर्म ये करना है कि ये जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति यानी कह सकते हैं कि ज्ञानवर्धक जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको ध्यान रखना है कि इस ज्ञान को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।